नमस्कार प्यारे साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। तो श्याम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मित्रों, रीट पात्रता परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं। तो मित्रों, जैसा कि कल एक क्लास हुई थी आपके, जिसमें बाल विकास और समाज शास्त्र यानी शिक्षण विधियों को आगे बढ़ाते हुए हम ये अगली क्लास है आपकी, और भाषा फर्स्ट हिंदी के हम इसमें क्वेश्चन देखने वाले हैं। कल हमने 30 क्वेश्चन देख लिए थे। ये आपका अगला खंड है, यानी सेक्शन सेकंड है, खंड सेकंड है, जिसमें हम 30 प्रश्न और देखेंगे। जिसमें आपके भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा है। ठीक है, तो कल कुल 30 प्रश्न किए थे, आज भी 30 ही प्रश्न करेंगे। कल की क्लास है वो डाली हुई है वीडियोज में, जाके आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो सभी प्रश्न इसमें अनिवार्य होते हैं, आपको पता है जैसा कि करना। तो कलाम टेस्ट सीरीज आपकी कंटिन्यू चल रही है, और कलाम के ये सारे मॉडल पेपर जो हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ कंटिन्यूटी के साथ, एकदम करवा रहा हूँ। लगातार आपकी क्लासेस चल रही है। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। और सारा एकदम सिस्टमेटिक उत्तर सहित मैं आपको टेलीग्राम पर भेजूंगा। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने, और मैंने साथ ही टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूँ वीडियो के, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। सुबह सुबह की क्लास है, मस्त क्लास है, आराम से आपको पढ़ना है। पहले आपके क्या आया है? पहले आपके पास पहला ही 31वां प्रश्न है। 31वें प्रश्न को पढ़ने के लिए पहले आपको ये गंध्यास पढ़ना पड़ेगा। चलिए, निम्नलिखित गंध्यास के आधार पर प्रश्न संख्या 31 से 35 तक उत्तर दीजिए। पहला आपका प्रश्न है कि भारतीय जन जीवन में गाय का अपना विशेष महत्व है। गाय चौपाया प्राणी है, यानी 4 पैर होते हैं गाय के, और उसे माँ के बराबर आदर दिया जाता है। बिल्कुल, यह हमारी पारिवारिक व कृषि संस्कृति की आधार रही है। गाय को गोधन कहा है। पौराणिक काल में जिसके पास जितनी अधिक गायें वह उतना ही धनी माना जाता था। भाई, जितनी अधिक गायें होती थी पौराणिक काल में, उतना ही वो धनी होता था। अतएव गायों की सुरक्षा को एक मानवीय कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया गया है, और गाय को वेदों में रक्षणीय, सुरक्षा के योग्य इसी अर्थ में स्वीकारा गया है कि वे सर्वोपरि धन है, यानी सब धन वही है। और गायों, आपको तो पता होगा, आपने सुना भी होगा, गायों में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। गायों के हाँ, गायों के जाए बैलों ने कृषि में इतना सहयोग किया कि वे गायों के साथ ही पूजा करने के योग्य माने गए हैं। तो 31वां प्रश्न आपका सबसे पहले, गंध्यास में प्रयुक्त निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? आपको यह बताना है कि इसमें प्रयुक्त कौन सा ऐसा शब्द है जो आपका प्रत्यय रहित है। पहले भारतीय लिखा है, बिल्कुल इसमें तो है प्रत्यय है। कर्तव्य में भी है, विशेष और पौराणिक, इसमें इक प्रत्यय है आपका। कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय। तो यहाँ आपके विशेष नाम जो आया है इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय रहित शब्द है ये। तो विकल्प नंबर सी को ताला लगा दो। आपने अभी भी पढ़ा है ऊपर वाला, ठीक है। और पढ़ने के बाद में अगला 32वां प्रश्न आता है, अतएव में संधि है। अतएव में संधि कौन सी है ये बताओ। 32वां आपका प्रश्न। तो अतएव में आपकी संधि है व्यंजन संधि, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ये तो आसान है, सब जानते होंगे कैसे इसमें व्यंजन संधि हुआ। पूरा सिस्टमेटिक तो देखो मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि क्लास आपकी लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। हाँ, तो आप समझ गए होंगे व्यंजन संधि क्यों है। ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा है संधियों के बारे में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द गंध्यास में विशेषण की तरह प्रयुक्त नहीं हुआ है? ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेषण की तरह प्रयुक्त नहीं हुआ है? अब ये शब्द आए हैं, चौपाया आया है, पौराणिक आया है, सहयोग आया है, मानवीय आया है। इनमें ऐसा कौन सा शब्द है जो गंध्यास में विशेषण की तरह प्रयुक्त नहीं हुआ है? ये आपसे पूछा गया दोस्तों। 33वां आपका ये प्रश्न है गंध्यास का। तो विकल्प नंबर इसमें भी कौन सा राइट हो गया आपका? सहयोग हो गया। क्यों? क्योंकि सहयोग में कोई विशेषण की तरह मतलब ये प्रयुक्त नहीं हुआ है, ठीक है ना। बाकी चौपाया, पौराणिक, मानवीय, ये सारे विशेषता बताते हैं, जबकि सहयोग नहीं, ठीक है। तो विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपके थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं इसमें। हाँ, आपको पूछा गया है कि निम्न में से बैल का पर्यायवाची बताओ। बैल का पर्यायवाची बताओ क्या है? बैल का पर्यायवाची आपको बताना है, ठीक है। तो बैल का पर्यायवाची वृतक है, वृषभ है, वृश्चिक है, या वाजी है। आपने काफी बार भगवान शिव की कथाओं में देखा होगा, या बहुत बार पढ़ा भी होगा, वृषभ नाम आता है। बिल्कुल वो बैल का ही नाम है मेरे दोस्तों। तो विकल्प नंबर बी को लॉक कर दो। अगला है, सर्वोपरि शब्द में समास कौन सा है? तो दोस्तों, सर्वोपरि जो शब्द है उसमें आपका समास है तत्पुरुष समास। तो इसमें आपका विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आशा और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगला आपके है, फिर से देखो, एक छोटा सा गंध्यास और पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके बाद में आगे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने। थोड़ा छोटा कर देता हूं, आपको दिख जाए। अब आशा और उम्मीद आपको दिख रहा होगा। चलिए पढ़ते हैं। रेवाड़े से निकली हुई बकरी को भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर नहीं था।
उसने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल न सका। यदि बीच का भारी पत्थर उससे सहारा नहीं देता तो औंधे मुंह गिर गया होता। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था। वह किंकर तव्युमुढ़ सा हो गया और टक्कर खाकर अभी वह संभल भी नहीं पाया था कि बकरी के पेने सींग उसके सीने में इतने जोर से लगे कि वह चीख उठा, क्योंकि उसमें गड़ चुके थे। क्षत विकसित सीने से लहू बहती धार देख भेड़िए के पांव उखड़ गए, मगर एक निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ जंचा नहीं था। वह भी सांस बटोरकर पूरे वेग से झपटा। बकरी तो पहले से ही सावधान थी। वह कतरा कर एक ओर हट गई और भेड़िए का सिर दरख्त से टकराकर लहूलुहान हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, गंध्यास है। इसको पढ़कर आपको उत्तर देने। पहला है वह किंकर्तव्युमुढ़ सा हो गया में प्रयुक्त काल कौन सा है? आसन्न भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्व भूतकाल या सामान्य वर्तमान काल? तो दोस्तों एक बात तो सीधी सी यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि है तो भूतकाल ही, लेकिन इसमें सामान्य सा भूतकाल है, क्योंकि हाथों हाथ जो काम होता है वो सामान्य भूतकाल में आ जाता है। तो विकल्प नंबर बी आपका राइट हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि इस गंध्यास को आपको पढ़ने के बाद में गंध्यास में बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, बताओ। हाँ, गंध्यास में निम्न में से बहुवचन में कौन प्रयुक्त हुआ है? लहू हुआ है, पांव हुआ है, दरखत दरखत हुआ या उपयुक्त में से कोई नहीं? इनमें से कोई ऐसा शब्द है? तो दोस्तों 37 नंबर में आपके जो पांव है ना, पांव, वो आपके बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखो इसका। अगला आपका प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द को छांटिए। आपको स्त्रीलिंग शब्द छांटना है 38वें प्रश्न में। भेड़िया है, सींग है, देखो भेड़िया नहीं है, सींग भी नहीं है, अवसर ये भी नहीं है, लेकिन धार है। धार क्या है? स्त्रीलिंग। ये एक प्रकार से धार जो होती है ना, धार स्त्रीलिंग होती है। जैसे तलवार की धार बोलते हैं ना, वैसे ही। ठीक है, तो धार क्या होती है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो विकल्प नंबर डी को लॉक कर दिया। अगला है आपके नेरी है बकरी के आगे खड़ा, आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ जंचा नहीं। रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ समझ सकते हो क्या है? बेचारी, बहादुर, वृद्ध या फिर स्थिर? कौन सा विकल्प आपका इसमें राइट होगा? तो सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पे बेचारी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो इसको? बेचारी, बेचारा या बेचारी बोल सकते हो, क्योंकि आगे भाग खड़ा नहीं होना, उसे कुछ जंचा नहीं, तो अचानक से वो कुछ नहीं कर पाया, तो बेचारी हो गया। तो विकल्प नंबर ए राइट हो गया। राजस्थानी शब्द रेवाड़ो प्रचलित है। भेड़ बकरियों का समूह के लिए, भेड़ बकरियों के रखने के स्थान को कहते हैं। रेवाड़ो किसको बोलते हैं? रियासतों का नाम है या भेड़ बकरी पालक जाती है? तो देखो ये तो आपके बुजुर्ग भी बता देंगे, आपके घर में जो भी रहते हैं, कि भाई आपने रेवाड़ो क्या न कहा। तो रेवाड़ो जो को है दोस्तों, वो वह भेड़ बकरियां के रखने को स्थान हुआ है। भेड़ा ने एक जगह रखा है, रियाड़ो बोला है थारे मारवाड़ी में, रियाड़ो बोला आपा, उसे रेवाड़ो बोली जाए हिंदी के मायने। ठीक है, हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है। वाक्य का प्रकार बताओ। क्रम प्रधान, कृत्य प्रधान, भाव प्रधान या कोई नहीं? इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे क्वेश्चन देखो, अब कोई गंध्यास में से 5% करते और उसमें से एक गलत कर देते तो ये अच्छी बात नहीं है। तो 41 नंबर का कौन सा राइट हो जाएगा आपका? कर्म प्रधान है। हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है। वाक्य का प्रकार है क्रम प्रधान। ये क्रम इसमें प्रधान है, बिल्कुल है ना। हाँ, अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 42वां। निम्न में लाघव चिन्ह बताओ। अरे लाघव चिन्ह कौन सा है? ये है, ये है, ये है, या फिर डी में जो लिखा गया है वो है? कौन सा इसमें लाघव चिन्ह है, ये आपसे मैं पूछ रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सी में लिखा गया है, जैसे ओ सा जीरो सा लग रहा है आपको, यही लाघव चिन्ह है। ठीक है, हाँ, तो विकल्प नंबर सी को लो कर दो। फिर अगला प्रश्न आपका, हो सकता है सुबह तक की समस्या का निदान हो जाए, ये वाक्य किस प्रकार का है? संदेहवाचक है, इच्छावाचक है, संकेतवाचक है या फिर विधिवाचक है? किस प्रकार का ये वाक्य है? तो दोस्तों ये संदेहवाचक है, क्योंकि इसमें संदेह रह जाता है कि सुबह तक की समस्या का निदान हो जाएगा। जरूरी नहीं है हो जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो संदेहवाचक हो गया। तो विकल्प नंबर ए को ताला लगाओ। अगला प्रश्न आपका कहता है, कुपात्र द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का भोग करना को दर्शाने वाली लोकोक्ति कौन सी है? भाई कुपात्र द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का भोग करना, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि को दर्शाने वाली लोकाक्ति इसमें कौन सी है? कौन सी लोकाक्ति है जिसका मतलब कुपात्र द्वारा श्रेष्ठ वस्तु को भोगना होता है ना। 44 नंबर आपका ये क्वेश्चन। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, चोर की दाढ़ी में तिनका, छुचुंदर के सिर में चमेली का तेल या फिर छोटा मुंह बड़ी बात?
तो दोस्तों कुपात्र द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का भोग करना, ये छुचुंदर के सिर में चमेली का तेल ही होता है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल, तो विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अब काफी कैंडिडेट यहाँ गलत करेंगे, लेकिन गलत नहीं करना है दोस्तों। बड़ा प्यारा सा और आसान सा ये क्वेश्चन था आपका। निम्न में से क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण बताओ। चतुर दिखने वाला तेज भाग चला, चतुर दिखने वाला रामू तेज भागा, रामू बहुत तेजी से भागा, चतुर रामू तेज भागा। आपको पूछा है क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण इनमें से कौन सा, वो आपको बताना है। दोस्तों इसमें रामू बहुत तेजी से भागा, ये आपका क्रिया विशेषण के साथ पदबंध का एक उदाहरण है। तो विकल्प नंबर सी को यहाँ पर ताला लगाएंगे। अगला आपका प्रश्न हिंदी का, अच्छा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन कहता है वह कौन सी शिक्षण विधि है जो लेखन व उच्चारण में तो प्रारंभिक स्तर के लिए व रचना शिक्षण के लिए माध्यमिक स्तर पर उपयोगी है। वो कौन सी आपकी विधि है, आपसे पूछा गया है 46 नंबर क्वेश्चन में। तो दोस्तों वो विधि है आपके अनुकरण विधि। अनुकरण विधि है वो होती है जिसमें लेखन उच्चारण तो प्रारंभिक स्तर के लिए व रचना शिक्षण के लिए माध्यमिक स्तर पर उपयोगी होती है। 47वां प्रश्न है साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना भाषा शिक्षण का किस श्रेणी का उद्देश्य है। कौशलात्मक है, रसात्मक या रसात्मक है, ज्ञानात्मक है या सृजनात्मक है। कौन सा विकल्प आपका राइट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये ज्ञानात्मक है। साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, ज्ञानात्मक आपका क्या कहलाता है। बिल्कुल ये इस श्रेणी का ही उद्देश्य है भाषा शिक्षण का। इसने पूछा किस श्रेणी का उद्देश्य, तो ये ज्ञानात्मक का है, ये ज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो विकल्प नंबर इसमें आपका सी राइट हो गया। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि प्रयोग व सहयोग प्रणाली पर आधारित है, ये आपसे पूछा गया 48 नंबर में। तो दोस्तों ये आगमन विधि होती है। कौन सी विधि है, आगमन विधि। यहाँ पर आप एक को लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका ये कहा है दोस्तों 49 में कि सही सुमेलित कीजिए। आपको क्या करना है, सही सुमेलित करना है ध्यान से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो गद्य शिक्षण जो है वो क्या होता है आपका, ये होता है आपका मौन वाचन। देखो 3 से मिला दो, मौन वाचन दिखते ही दिमाग में आ गया होगा। आशा और उम्मीद है आपने ये इस चीज को तो जानते होंगे आप। फिर रचना शिक्षण लिखा गया आपके पास, क्या लिखा गया है, रचना शिक्षण आपके लिखा गया है। ये आपका मिल जाएगा संवाद लेखन से। उसके बाद में आपके पास व्याकरण शिक्षण लिखा है, ये आपके आगमन विधि में आ जाता है। और पद्य शिक्षण आपका बिल्कुल रसास्वादन विधि में आ जाता है। वेरी गुड। तो आशा और उम्मीद है और आपको आराम से समझ भी गए होंगे, हमने सुमेलित कर दिया। और यहाँ पे ये सी वाला मैच हो रहा है क्या, नहीं, डी वाला यहाँ पे मैच हो रहा है आपका, ठीक है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, निम्न में से किस प्रणाली को स्वाध्याय विधि भी कहा जाता है। मोंटेसरी प्रणाली, खेल प्रणाली, किंडरगार्टन प्रणाली या फिर डाल्टन प्रणाली। कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर राइट होगा। 50वां ये प्रश्न। तो यहाँ पे आपका जो डाल्टन की जो प्रणाली है ना, वो कहती है कि स्वाध्याय विधि है। स्वाध्याय विधि द्वारा मतलब कोई भी अध्ययन आप करते हैं, किसी भी चीज का अध्ययन आप करते हैं, तो उसके लिए जरूरी है हमेशा के लिए तैयार रहे, वो याद रहे आपको। तो स्वाध्याय विधि डाल्टन प्रणाली के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। आपको स्वाध्याय विधि का ही पूछा था, तो ये डाल्टन विकल्प आपका डी राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर सुनना व बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है। तो कहानी कथन श्रुति लेख है, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला या भूमिका निर्वाह है, रोल प्ले का समाचार वाचन या भूमिका निर्वाह और बातचीत करना है। कौन सा विकल्प आपका राइट होगा। तो दोस्तों इसमें पहले तो कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला आपको पूछा है प्राथमिक स्तर पर सुनना, तो कविता पहले सुनो, फिर पाठ भाषा कौशल प्रयोगशाला, ये तो आएगा ही आएगा बी तो। और बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधि में सहायक। और बाद में देखो भूमिका निर्वाह है, रोल प्ले और समाचार वाचन, बिल्कुल। तो इसमें आप बी और सी दोनों को राइट कर सकते हैं, सॉरी बी और सी को, ये तो फिर छोड़ो आप। कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, देखो भूमिका निर्वाह रोल प्ले में समाचार वाचन और भूमिका निर्वाह में बातचीत करना। चलो सी और डी आपका दोनों ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। पहले आप सी को देंगे ज्यादा तवज्जो, बाद में डी को देंगे, तो सी और डी दोनों इसमें आपके हो जाते हैं। निम्न में असत्य कथन बताओ। 52वां प्रश्न आपका, भाषाई क्षमता का स्वरूप अमूर्त होता है, भाषाई व्यवहार का आधार भाषाई क्षमता होती है, भाषाई व्यवहार का स्वरूप मूर्त होता है, या भाषाई क्षमता का स्वरूप मूर्त होता है। आपको 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पर आपका भाषाई क्षमता का स्वरूप जो है वो मूर्त होता है। विकल्प नंबर डी को ताला लगाओ यहाँ पर, ठीक है। वेरी गुड। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि ग्रहणात्मक कौशल है, सुनना व बोलना है, सुनना व पढ़ना है, बोलना व पढ़ना है, बोलना व सीखना है। कौन सा विकल्प आपका राइट होगा। 53 नंबर क्वेश्चन आपका ये। तो इसमें आपका विकल्प नंबर सुनना और पढ़ना वाला राइट हो जाएगा, यानी बी को आप क्या कर दो, लॉक कर दो। पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है, सूक्ष्म से स्थूल होता है, सरल से जटिल होता है, अज्ञात से ज्ञात होता है, या आदर्श से यथार्थ होता है। 54 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न।
पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपके सरल से जटिल की ओर होता है। पहले सरल होता है और फिर आपके क्या होता है, जटिल होता है। अब देखो, आप गणित की किताब भी देख लो, सरल सा उदाहरण है आपका। गणित में सबसे पहले आप करते हैं तो पहले उदाहरण देखते हैं आप। पहला उदाहरण सरल होता है, फिर दूसरा सरल होता है, फिर उसके बाद में थोड़ा कठिन आता है, फिर और कठिन आता है। ऐसे ही एक्सरसाइज जो प्रश्नावली होती है उसमें पहले सवाल सरल होते हैं, फिर धीरे धीरे कठिन की ओर चलते हैं। तो सरल से जटिल जटिल होता है। तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो गया। श्रवण और लेखन कौशल को विकसित करने का साधन बताओ। अनुलेखन, श्रुति लेखन, सुलेखन या उपरोक्त सभी। आपको सुनने और लिखने के कौशल को विकसित करने का साधन कौन सा है इसमें बेस्ट है? देखो, श्रवण का मतलब सुनना, लेखन का मतलब लिखने की जो कला है वो विकसित करने का साधन आपका बेस्ट कौन सा है 55 नंबर क्वेश्चन में? तो वो है दोस्तों श्रुत लेखन। सुनने के साथ साथ लिखना भी यदि पढ़े तो ये आपका बेस्ट हो जाता है। तो बी आपका विकल्प राइट हो जाएगा, श्रुत लेखन। अगला प्रश्न आपका कहता है दोस्तों कि निम्न में से किसमें विद्यार्थी को स्व आकलन का अवसर प्रदान किया जाता है? स्व आकलन का अवसर प्रदान किया जाता है, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। अधिगम व आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन या अधिगम में आकलन, कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर राइट होगा? फटाफट जवाब देंगे, कोई गलत नहीं बताएगा, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे अधिगम के रूप में जो आकलन होता है ना, हाँ बिल्कुल, विद्यार्थी को स्व आकलन का अवसर प्रदान किया जाता है। किस में किया जाता है? तो वो सीखने के रूप में जो आकलन होता है उसमें किया जाता है। विकल्प नंबर सी आपका राइट होगा। सत्य कथन है, बताओ इनमें सत्य कथन कौन सा है? पहला है अधिगम कठिनाइयों को दूर करने के लिए निदानात्मक शिक्षण दिया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण का आधार है। अधिगम कठिनाइयों को ज्ञात करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, या कोई कथन सत्य नहीं है। 57 नंबर क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपका विकल्प नंबर राइट हो जाता है। इसमें देखो सत्य कथन पूछा था और पहले लिखा अधिगम कठिनाइयों को दूर करने के लिए, यानी सीखना जो है वो कठिनाइयों को दूर करने के लिए निदानात्मक शिक्षण किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई कथन सत्य नहीं है दोस्त। तो विकल्प नंबर डी को यहाँ पर आप ताला लगा सकते हैं। अगला है उपलब्धि परीक्षण के स्वरूप डिजाइन निर्माण के अंतर्गत ध्यान नहीं रखा जाता। उद्देश्य की दृष्टि से अंक भार का, खंडों की योजना का, विकल्पों की योजना का, या फिर रुचि की दृष्टि से अंक भार का। तो इसमें कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो दोस्तों 58 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल यहाँ पे आपका देखो परीक्षण के स्वरूप डिजाइन निर्माण के अंतर्गत ध्यान नहीं रखा जाता, ये आपसे कहा गया। तो ये आपके रुचि की दृष्टि से अंक भार का ध्यान नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डी को क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। अगला प्रश्न है आपका गोदान अनुपात लिखा है, फिर अनुपात का सा चिन्ह है ना, अनुपात का सा, प्रेमचंद, फिर समानुपात, इसको बोल दो भाई बोलना चाहो तो, रामचरितमानस। यहाँ क्या आएगा बताओ? उदाहरण है। सादृश्य अनुभव रूप प्रश्न या वर्गीकरण रूप प्रश्न है, या एकांतर अनुक्रिय प्रश्न है, या बहुविकल्प प्रश्न है? ये किस प्रकार का उदाहरण है भाई? 59वें प्रश्न में आपको उदाहरण पूछा, किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये तो आपको पता होगा, सादृश्य अनुभव रूप प्रश्न है ये, ठीक है ना, जिसमें आपके ये दिखाया गया, ये दिखाया गया है, ये इसके साथ दिखाया गया है, तो बताओ इसके साथ क्या आएगा, ऐसे मान लो, ठीक है। हाँ, तो भाई गोदान प्रेमचंद की क्या है, कविता है, तो रामचरितमानस यहाँ तुलसीदास आएगा, ठीक है, इससे रिलेटेड आ गया। तो ये सादृश्य यानी दिखाया गया आपको अनुभव के रूप में प्रश्न है, तो विकल्प नंबर ए को यहाँ पे राइट कर दो, ठीक है। हाँ, आपका फाइनल क्वेश्चन आ रहा है, सतत व व्यापक मूल्यांकन के दायरे की व्यापकता से क्या अर्थ है, क्या मतलब है बताओ? सतत व व्यापक मूल्यांकन के दायरे की व्यापकता से क्या तात्पर्य है? एक से अधिक मूल्यांकन के उदाहरण उपयोग में ले आना, मूल्यांकन में साथी शिक्षकों अभिभावकों की राय लेना, बच्चे को मूल्यांकन के अवसर प्रदान करना, या कक्षा कक्ष के बाहर की प्रक्रियाओं को मूल्यांकन में शामिल करना। तो दोस्तों 60वां प्रश्न आपका, जिसमें कक्षा कक्ष के बाहर प्रक्रियाओं की को भी मूल्यांकन में शामिल करना, आपका राइट हो जाएगा। तो डी को लॉक कर दो, डी बताने वाले कैंडिडेट सही हो जाएंगे। हाँ, तो मित्रों आशा और उम्मीद है क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। देखो मैं सारे सब्जेक्ट आपको करवा रहा हूँ, मैं आपको शिक्षण विद्या करा रहा हूँ, मैं आपको एक मिनट, साइको जो है ना, साइको में आपको करवा रहा हूँ, शिक्षण विद्या में आपको करवा रहा हूँ, भाषाएं में आपको करवा रहा हूँ, और जीके अपना चल ही रहा है, रेगुलर चल रहा है। और लाइव क्लास जो होती है वो रेगुलर आपकी शाम को 8 बजे शुरू हो जाती है, जीके की हमेशा होती है, रेगुलर होती है, आपको पता होगा, ठीक है। और बाकी सुबह आपको ये रिकॉर्डेड क्लास, जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं, देख ली होगी आपने, तो ये आपको मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आशा और उम्मीद अच्छी लगी होगी, ऐसे ही स्वस्थ रहें और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहें, जारी रखें, ठीक है। धन्यवाद।